हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो देखते हैं, रियल नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। हम सब ने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है। यहाँ 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड इस साइड नेगेटिव नंबर्स। तो किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो नंबर कौन से होंगे? रियल नंबर्स। ठीक है। और जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइंस में, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जिन नंबर्स को हम रियल लाइन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स, और जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमने क्लास 9th में एक टेबल पढ़ा था कि रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर्स को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरैशनल। तो ये लाइन में वही मतलब निकल रहा है, रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर दोनों तरह के नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन तो शायद आपको पता भी हो, क्योंकि हमने 9th क्लास में ही पढ़ी है। तो अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीमा, यूक्लिड्स तो एक मैथमेटिशियन का नाम है। ये हमने 9th क्लास में भी एक चैप्टर था हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री। तो वो क्या है, यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन का मतलब आपको पता ही है, जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे उन्हें हम डिवीजन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि लीमा वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो लीमा है, लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक हमारे पास प्रूव्ड स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है। और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उससे हम एक और कोई स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीमा। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज लीमा, बट ये टॉपिक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन 2 इंटीजर्स a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a is equal to b into q plus r। अब देखो a and b कोई 2 इंटीजर्स हैं, जिसे मान लो एक a इंटीजर है और एक b इंटीजर है। हमने इनको क्या किया, डिवाइड किया इस तरह से। ये a ये b 2 इंटीजर्स हैं, हमने इनको डिवाइड किया। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ क्वेश्चन और नीचे लास्ट में कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना। अगर इस लाइन में वही लिखा है कि अगर कोई 2 a एंड b इंटीजर्स हैं तो वो ऑब्वियसली साथ में q एंड r भी एग्जिस्ट करते होंगे, चाहे उनकी वैल्यू कोई भी हो। बट अगर a और b को हम डिवाइड करेंगे 2 इंटीजर्स को, तो q एंड r की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये इक्वेशन है जो जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है। ये क्या है, a है यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ पर गिवन है a क्या है डिविडेंड, b हमारा डिवाइजर, q इज क्वेश्चन प्लस r इज रिमाइंडर। तो ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सेम यहाँ पर है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है। बस हमने डिविडेंड डिवाइजर की जगह क्या ले लिए, इंटीजर्स ले लिए। तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये क्या होंगे a और b इंटू क्यू प्लस r, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। यानी कि जब कोई भी 2 इंटीजर्स a एंड b, उनके ऑब्वियसली जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो उनकी q एंड r भी आएंगे। तो जब हम उन q एंड r को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a जो है वो b q प्लस r के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 0 इज इक्वल टू और स्मॉलर देन r। इसका क्या मतलब है कि r जो है हमें पता है, मान लो कि b हमारा यानी कि डिवाइजर है हमारा 4, तो r कैन बी 0 1 2 एंड 3। ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि r जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। ये जो साइन है ना नीचे वाला, इसे हम बोलते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी, स्मॉलर देन और
इक्वल टू, तो r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, बट जो हमारा b है यानी कि डिवाइजर है उससे छोटा होगा। जैसे b की वैल्यू मान लो 4 है तो रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट लेस देन b है 4 से कम होगा। जैसे मैं आपको एक डिवाइड करके दिखाती हूँ, जैसे मान लो यहाँ 27 और यहाँ है 4 से हमने इसको डिवाइड किया, तो b क्या है यहाँ पर 4, डिवाइजर b क्या है 4, तो हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्वेश्चन से सॉरी डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा। अगर मान लो ये 5 रिमाइंडर बचता तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा b से यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से इक्वल होता है या 0 के बड़ा होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इस लीमा को यूज करके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर गोइंग टू बी यूनिक। किसी भी डिविडेंड और डिवाइजर के लिए कोई भी हो चाहे वो, उसके लिए एक यूनिक क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी तक हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। लीमा क्या था, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब सबसे पहले देखो कि एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर करते हैं, जैसे मैथ में पहले हमने x की वैल्यू निकाली, फिर उसको हमने इक्वेशन में पुट किया, फिर आंसर निकाला, ये एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमने किस टाइप के एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना है, यहाँ पे हम करेंगे किन्हीं दो नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स से A and B where A is greater than B। अब A is greater than B, इसका क्या मतलब है, B भी तो ग्रेटर हो सकता है, इसका मतलब है कि A है हमारा डिविडेंड एंड B है हमारा डिवाइजर। ऑब्वियसली जो हम अंदर नंबर लिखेंगे डिविडेंड वो B से बड़ा होगा, तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि A हमारा डिविडेंड है और B हमारा डिवाइजर है। We apply Euclid's division lemma to find two integers Q and R such that A is equal to BQ plus R। हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो हमने ये लीमा पढ़ा, ये हम क्यों लगाएंगे, Q एंड R फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, A एंड B तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, जिन दो नंबर्स का हमने HCF निकालना है। अब इसका हम यूज करेंगे Q एंड R फाइंड आउट करने के लिए। अभी लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल, बट जब हम आगे इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। If R is equal to 0, the HCF is B। जैसे ये है A is equal to BQ plus R। इसमें हम ना, मैं आपको बताऊंगी बाद में थोड़ा आगे जाके, इसमें हम जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो जिस इक्वेशन में ये, जैसे एक क्वेश्चन में हमें ये लीमा काफी बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड में जाकर जिस लीमा में R की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जो उस लीमा में जो B की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, HCF के इक्वल होगी। ठीक है, इफ R इज इक्वल टू 0 HCF इज B। जिस लीमा में R की वैल्यू 0 आ जाएगी, उस लीमा में जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF के इक्वल होगा। We apply Euclid's division lemma to B। B क्या है, डिवाइजर, R रिमाइंडर,
टू गेट अनदर पेयर ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, क्यों लगाएंगे हम ये लीमा, क्यों यूज करेंगे, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन निकालने के लिए। द अबव मेथड इज रिपीटेड अंटिल द रिमाइंडर ऑफ 0 इज ऑब्टेन्ड। मैंने आपको बताया ना कि लीमा तब तक हम लगाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। द डिवाइजर इन दैट स्टेप इज द HCF। जो उस स्टेप में डिवाइजर होगा यानी कि बी होगा वो हमारा होगा HCF ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ए एंड बी दो नंबर्स गिवन है, उन दोनों का HCF वो होगा जिस स्टेप में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो ये तो हम आ गए फर्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, बट इससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगी। हम सब ने आज तक HCF निकालने का कितने मेथड पढ़े हैं। एक हमने मेथड पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी तक हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है HCF निकालने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम अभी तक HCF निकालने के लिए यूज़ करते आ रहे थे। बट 10th क्लास में जब हमें HCF निकालना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब ये हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सपोज करो आपके पास 2 नंबर्स हैं 455 एंड 42, इनका आपने क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हम इनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार HCF निकालेंगे। A है इसमें 455 एंड B है इसमें 42। तो देखिए HCF मैं निकाल रही हूँ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप सबको भी HCF निकालना आता होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि 42 एंड 455 का HCF क्या आया, 7। ये आया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बट हमने क्या करना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने HCF निकालना है। तो जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है ना, तो उसके लिए हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसी जो हमने लॉन्ग डिवीजन की है इसी में से हमने वैल्यूज उठा के उस एल्गोरिथम उस लीमा में पुट करनी है। बट ये हमें रफ में करना है। ठीक है, तो लीमा था हमारा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ यहाँ पे जो हमने जिस मेथड से हमने क्लास 10th में सॉल्व करना है। ठीक है, तो A है हमारा पहले 455 इज इक्वल टू B है 42। अब इस डिवीजन में हमारा क्वेश्चन क्या आया, 35, सॉरी क्वेश्चन आया हमारा 1, रिमाइंडर आया हमारा 35। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में हेयर A इज इक्वल टू 455 एंड B इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली जो डिवीजन आई ये वाली, इसमें हमारा A बन गया 42 और B बन गया हमारा 35। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या आया, 1 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 7। अब ये थर्ड वाली जो डिवीजन है इसमें A है हमारा 35 ये वाला, B है हमारा 7 एंड Q है इसमें हमारा 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0। तो अब देखो इस वाली लास्ट वाली लीमा में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इस लीमा का B क्या है, 7 है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस लीमा में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए उस लीमा का जो B है वो हमारा क्या होगा, HCF। यानी कि 455 एंड 42 का HCF क्या है, 7। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था लॉन्ग डिवीजन से, बट हमें एग्जाम में क्या करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है। तो HCF हमारा कितना आया, 7। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट इसी पे बेस्ड हैं। आप इसे करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट है 135 एंड 225 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब यहाँ पे तो
सीधा मैंने किया हुआ है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बट जो यहाँ वैल्यूज पुट की हैं वो वैल्यूज कैसे आई, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखा, वहीं से तो ये वैल्यूज आई ना। ठीक है, तो पहले मैं इसका यहाँ पर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकालती हूँ। ये देखिए, ये इसका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF। अब हमने ऊपर थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, A is 225 and B is 135, तो A is equal to BQ प्लस R में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये थी हमारी यहाँ तक, जैसे अगर हम मान लें फर्स्ट डिवीजन, तो इसमें हमारी A की वैल्यू है 225, B की वैल्यू है 135, क्वेश्चन आया यहाँ पर 1 एंड रिमाइंडर आया यहाँ पर 90। ठीक है, नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक रिमाइंडर नहीं 0 आता तब तक हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये वाले डिवीजन में 135 हमारा A बन गया है, 90 जो पिछली में रिमाइंडर था वो अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। 90 इंटू क्वेश्चन फिर से 1 प्लस रिमाइंडर बचा 45। अब 45 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। जो B था हमारा वो अगली इक्वेशन में क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, एंड जो रिमाइंडर था ये 45, ये क्या बन गया इस डिवीजन में B बन गया। तो 45 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया 2 प्लस 0, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब इस वाली लीमा में हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इस लीमा में जो B की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा HCF। अब इस लीमा में B की वैल्यू है 45, तो हमारा HCF क्या हुआ 45। द रिमाइंडर इज नाउ 0। ठीक है, सो आवर मेथड स्टॉप्स हियर। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमने मेथड स्टॉप कर देना, आगे नहीं करना। सिंस द लास्ट स्टेप द डिवाइजर इज 45, लास्ट स्टेप में जहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आया वहाँ डिवाइजर क्या है 45, देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड पार्ट। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220 का हमने HCF निकालना है। इसमें भी हम सेम करेंगे, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका HCF निकालेंगे, फिर जो हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा होगी उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका मैंने निकाल लिया HCF। अब इसमें A की वैल्यू है 38220, तो लिखेंगे सबसे पहले हम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में A इज इक्वल टू BQ प्लस R में A की वैल्यू हम पुट करेंगे 38220 इज इक्वल टू B की वैल्यू है 196 इंटू क्वेश्चन है 195। अब इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, पहली बारी में रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने क्या बताया था, जिस लीमा में रिमाइंडर 0 आ जाए उस लीमा का जो डिवाइजर है यानी कि 196, वो क्या होगा इन दोनों नंबर का HCF। वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिमाइंडर 0। ठीक है, देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। समझ आया ये? नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 867 एंड 255 का हमने HCF निकालना है। तो पहले हम रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है उसमें हम A, B, Q एंड R की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले रफ में निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लिया। अब ये है हमारा 867A एंड 255B। पहले तो हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। A यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255। तो
867 इज इक्वल टू 255 इंटू क्वेश्चन हमारा आया 3 प्लस रिमाइंडर है 102। अब 102 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें एक बार और ये लीमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में बन जाएगा 255 ए यानी कि डिविडेंड 102 बी इंटू क्वेश्चन आया है 2 प्लस रिमाइंडर आया है 55। अब 55 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें 102 को डिवाइजर लेके एक बार और ये सेम स्टेप करना पड़ेगा। तो 102 हमने लिया यहाँ पर डिविडेंड, 51 हमारा आ गया डिवाइजर इंटू 2 प्लस 0। अब इस लीमा में रिमाइंडर हमारा आ गया 0, यानी कि इस लीमा में जो डिवाइजर है यानी कि 51 वो इन दोनों नंबर्स का क्या होगा HCF। द रिमाइंडर इज नाउ 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप। ठीक है, सिंस द लास्ट स्टेप द डिवाइजर इज 51, लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है 51, देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। समझ आया ये? तो इसमें पहले हमने क्या करना है, रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इनका HCF निकालना है। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो लीमा अप्लाई करना है। जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था उसमें से हमने वैल्यूज पुट करनी है लीमा में, और जिस लीमा में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमने प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, और उस लीमा का जो डिवाइजर होगा यानी कि B होगा वो क्या होगा हमारा HCF। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। अब क्या है, let a be any positive integer, क्योंकि उसने बोला है कि 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 हमने क्या दिखाना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता ये हमने बताना है, जहाँ पे q जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो लेट a हम करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एंड b की वैल्यू हम लेंगे 6। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 6q plus 3, तो ये क्या होती है b की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू हो गई 6। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 6q plus r, ये होता है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई 6q plus r। तो अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि r जो है वो क्या होगा, डिवाइजर यानी b से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो इसमें डिवाइजर है हमारा 6, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग केसेस लेके देखेंगे। अब हमने क्या करना है, जब हमने r की वैल्यू 0 ली इस इक्वेशन में यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसमें हमने r की वैल्यू जब 0 पुट की तो a हमारा आ गया 6q। ठीक है, सिमिलरली हमने r की वैल्यू 1 पुट करनी है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 6q plus 1। देखो जब हमने 0 पुट की तो हमारा आंसर आया 6q, a इज इक्वल टू 6q। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q plus 1। जब 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q plus 2। सिमिलरली 3 पुट करेंगे, ये हमने अलग अलग बार लिखना है। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0 a की वैल्यू ये आई, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a की वैल्यू ये आई, तो प्रॉपरली हमने लिखना है +4 एंड लास्ट में आ जाएगी ये 6q, यहाँ लिख रही हूँ मैं 6q plus 5। तो ये हमारी 6 वैल्यूज आई जब हमने r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 द वैल्यू ऑफ a इज 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 के लिए ये वाली वैल्यू, 2 के लिए ये वाली वैल्यू, आगे हम चलते रहेंगे। तो अब देखो जब हम
6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 लेंगे तो जो हमारा a है वो हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे 6q है, q क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर है वो, तो 6 मान लो 1 है, अगर q अगर 1 है तो ये बन जाएगा 6, मान लो q 2 है तो ये बन जाएगा 12, ऐसे a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 12, तो हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर। हम लेंगे जब 6q प्लस टू करेंगे ये बन जाएगा 8, इसमें प्लस 2 करेंगे ये बन जाएगा 14, इसमें भी हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर, क्योंकि 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब हम 6q क्या है, इवन आ रहा है, जब हम उसमें एक इवन नंबर ऐड करेंगे तो वो भी इवन होगा। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो जब हम 6q में 4 ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर। बट हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर पूछा है हमसे। तो जब हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 लेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएगी। तो हमें समझ आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि हमने ये शो करना है, तो हमने यहाँ शो कर दिया। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? एक 616 मेंबर्स हैं जिन्होंने मार्च करना है 32 मेंबर्स के पीछे, उन्होंने मार्च करना है एक परेड में। तो हमसे पूछा गया है, ये दो ग्रुप्स बन गए, एक 32 मेंबर्स का और एक 616 मेंबर्स का। तो ये दो ग्रुप्स जिन्होंने मार्च करना है, उनकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कितने टोटल कॉलम्स बनेंगे जिनमें ये मेंबर 616 एंड 32 मेंबर्स जो है वो मार्च कर सके, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स कितने हैं, 616, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स कितने हैं, 32। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, और जहाँ पे हमें गिवन हो कि वो जो कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम इनका HCF निकालेंगे। 616 को हम मानेंगे A एंड 32 को हम लेंगे B। तो पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेंगे। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका HCF निकाल लिया। तो सबसे पहले A की वैल्यू है 616, हमने पुट की इज इक्वल टू B है 32 इंटू क्वेश्चन 19 प्लस रिमाइंडर है 8। तो यहाँ पर इस लीमा में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और स्टेप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में इसमें हमारा A है 32, जो हमारे पिछले स्टेप में डिवाइज़र होता है वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो यहाँ रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, B। तो B बन गया 8 इंटू 4 प्लस 0, क्वेश्चन था 4, रिमाइंडर आया 0। अब इस लीमा में हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया, 0, यानी कि इस लीमा में जो डिवाइज़र है वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस लीमा में डिवाइज़र है 8, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 for the sum integer m। यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज़ करके हमने क्या शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पे m जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में 3m, यानी कि b की वैल्यू क्या है 3। तो अगर b की वैल्यू 3 है
तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी, यानी कि 0, 1 या 2 में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और x हमने क्या मान लिया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो x इज इक्वल टू 3q कैसे बनाइए, जब हमने 3 हमारा था b और q था क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है 0, तो ये बन गया x कैन बी 3q कॉमा 3q प्लस 1 कॉमा 3q प्लस 2। तो इन तीनों, ये 3 केसेस बन गए। अब इन तीनों में हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो केस 1 हम लेंगे सबसे पहले, x इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। 9q का जो स्क्वायर था उसे हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3q का स्क्वायर में, ठीक है। तो अब बन गया x स्क्वायर हमने लिख दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिख दिया 3m, जबकि x स्क्वायर है इसके इक्वल, बट हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहां पर हमें 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, m। अब इस इक्वेशन में देखो, जो 3q का स्क्वायर है ये, अगर इसकी जगह हम लिख दें m, तो ये बन जाएगा 3m। वही हमने किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। हमें फॉर्म चाहिए थी 3m की फॉर्म में, तो हमने जो बचा ये एक्स्ट्रा जो था यहाँ पर, इसे हमने क्या कर दिया, m के इक्वल पुट कर दिया। अब हम लेंगे सेकेंड केस, 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये बनेगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, ये बन जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म चाहिए। तो हम 3 क्या निकाल लेंगे बाहर, कॉमन 3 हम निकाल लेंगे कॉमन इस इक्वेशन से, तो अंदर क्या बचा, 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हमने बाहर निकाला, क्योंकि 1 से तो कुछ कॉमन नहीं निकला। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमारी, हमें क्या चाहिए, 3m प्लस 1, ये जो अब अंदर कॉमन हमने निकाला इसे हम पुट कर देंगे इक्वल टू m, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो अगर हमने इस सब की जगह लिख दिया m, तो ये क्या बन गया, 3m प्लस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब लास्ट हमारी बची है 3q प्लस 2 वाली केस, तो इसमें भी हम वही करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो हमारा इक्वेशन बन गई 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3m प्लस 1। अब देखो 4 जो है इसमें से कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12q। तो हम कॉमन निकालेंगे 3, क्योंकि हमें बाहर क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने कॉमन 3 निकाला, अंदर हमारे पास बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, हमने कॉमन निकाले तो क्या बचा 1 और बाहर एक 1। तो अब 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए, 3 है यहाँ पर 1 है, यानी कि जो ब्रैकेट वाला है ये पूरा हमें किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, m के इक्वल। तो क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट में था 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसे हमने इक्वल टू m पुट कर दिया। इस सब की जगह अगर हम लिख दें m, ये बन जाएगा 3m प्लस 1, यही हमें फॉर्म चाहिए थी। हेंस फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जो हमारी इक्वेशन आई 1, 2 एंड 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इन तीनों इक्वेशंस में तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसे हमने लिया था x, तो x का स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 की ही फॉर्म में है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है फोर्थ क्वेश्चन की जैसा, बस उसमें क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें था स्क्वायर, इसमें क्या है, क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को हमने x मान लिया
और b की वैल्यू है इसमें हमारी 9, ये 9 है ना। बट इसमें अगर हम 9 लेंगे b की वैल्यू तो वो बहुत बड़े इसमें बन जाएंगे, काफ़ी सारे केसेस बन जाएंगे और क्या होगा, इक्वेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर 3, b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे हम। तो अगर b हमने 3 लिया तो r कैन बी 0, 1 एंड 2। तो इसमें भी 3 केसेस बने, x इज इक्वल टू 3q, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अभी तीनों केसेस में हमने r की वैल्यू क्या है, 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं हमारा 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में लास्ट में आंसर बचता है या नहीं। तो सबसे पहले लेंगे हम x इज इक्वल टू 3q, यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स की, x क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ये बन गया 27q का क्यूब, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया, अब हमें चाहिए बाहर 9m की फॉर्म में, यानी कि हमें बाहर क्या चाहिए 9, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 9, इसमें से 9 कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर बच गया 3q का क्यूब। अब हमें आंसर चाहिए 9m की फॉर्म में, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है इस पूरे को हमें m के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा बनेगा 9m। 9m हमारा बन गया वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट हम करेंगे केस 2 जिसमें r की वैल्यू है 1। तो इसमें क्या बन जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ क्या आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई का क्यूब, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटीज। तो इसकी क्या आइडेंटिटी होगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहले किया 3q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3q प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। तो ये हमारा फाइनली क्या ये बचा। अब 9 हमने बाहर कॉमन निकालना है क्योंकि हमें 9m प्लस 1 की फॉर्म में आंसर चाहिए, 9m प्लस 1। तो 9 कॉमन निकाला, अंदर बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और 1 हमारा बाहर आ गया। तो अभी जो ब्रैकेट में है बस ये ध्यान रखना, जो भी हमारा ब्रैकेट में आए ना यहाँ पे उसे हमने m के इक्वल पुट कर देना है। तो ये सारा हो गया, ये सारा हो गया हमारा m, ये बन जाएगा 9m प्लस 1, ये फॉर्म बन गई x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, यही फॉर्म हमें चाहिए थी। नेक्स्ट केस 3 लास्ट, जब हमने r की वैल्यू 2 पुट की, इसमें हमने कौन सी फॉर्म निकालनी है, nm प्लस 8। हमने देखना है कि ये फॉर्म निकलेगी या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि रिमाइंडर था हमारा 2, इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे लास्ट में ये इक्वेशन बची। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे 9, बिकॉज हमें आंसर चाहिए 9m की फॉर्म में। 9 कॉमन निकाला, अंदर बचा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बाहर आ गया। तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट में है बस उसको हमने क्या करना है, उसको हमने m के इक्वल पुट कर देना, जो भी हमारा ब्रैकेट में बचेगा अंदर उसको हमने m के इक्वल पुट कर देना है। ये बन गया 9m प्लस 8, पुटिंग 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, वी गेट x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। अब इसमें x क्यूब 9m प्लस 8 आया, यहाँ पर x क्यूब 9m प्लस 1 आया था और यहाँ पे x क्यूब आया था 9m। तो हमें ये तीन फॉर्म चाहिए थी, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2। हमने देखना था कि जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और हम उसको क्यूब करेंगे तो क्या हमारा इन तीन फॉर्म्स में आंसर आएगा या नहीं। तो हमने वही किया यहाँ पर, हेलो, तो हमारा इन तीनों फॉर्म्स में आंसर आया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम ऑल थ्री केसेस, तीनों केसेस से इट इज प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो हमने लिया था x इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जो हमने तीन फॉर्म्स ली, x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, x क्यूब इज इक्वल टू 9m
एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m + 1। ये तीनों फॉर्म्स हमें चाहिए थी, ये हमारे पास आ गई, ये हमने इसमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 और उसके पहले का जो भी रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।